गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड इन बिटवीन वी हैव स्टॉप्ड इट। इफ यू रिमेंबर, दिस वाज द टॉपिक which we were discussing. List different input output software layers and explain any two of them. अब देखो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो जो भी लेयर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इसमें से कोई भी टू बी सपोज टू एक्सप्लेन। ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला, इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर लेयर्स। कौन से रहेंगे? अबव हार्डवेयर वी है इंटरप्ट हैंडलर, डिवाइस ड्राइवर्स आएंगे, डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्ट ओएस सॉफ्टवेयर एंड यूजर लेवल इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। तो इंटरप्ट हैंडलर क्या होता है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा। ठीक है, दैट्स वी डन विद। देन डिवाइस ड्राइवर के अंदर हम लोगों ने देखा यूजर स्पेस पे यूजर प्रोग्राम होगा। देन इन कर्नल स्पेस the operating system basically coordinates with the drivers coordinates with the controller, and controller then sends the same command or controls the hardware. That's how the thing goes on. Then we have something which is called as device independent input output software. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे in device input output software we have five things. Uniform interfacing होगा for device drivers, buffering, error reporting, allocating and releasing dedicated device and providing a device independent block size. So first जो हम लोगों ने देखा था ये वाला यूनिफॉर्म इंटरफेसिंग। अब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या था आपका, डिस्क ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर एंड कोई दूसरे एस सी एस आई डिस्क ड्राइवर्स है ना। तो हर एक का कनेक्शन जो था वो कनेक्शन पैटर्न अलग था। तो विदाउट अ स्टैंडर्ड ड्राइवर आप यहाँ पे कनेक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया है, इन टुडेज टाइम वी हैव दिस स्टैंडर्ड पैटर्न। मैंने आपको एग्जांपल दिया था लाइक वी हैव यूएसबी इटसेल्फ, और अब यूएसबी के ऊपर ही हर एक आपका डिवाइस जो है बहुत इजीली कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज अ बफर। तो बफर के अंदर हम लोगों ने क्या बोला था, जैसे हम लोग के पास एडीएसएल राउटर्स होते हैं या मॉडेम होते हैं जो हम लोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था, आपका बफरिंग पैटर्न कैसे फॉलो होगा इन मॉडेम, ये डायग्राम देखा था हम लोगों ने। यूजर स्पेस है, देन कर्नल है। तो सबसे पहले यूजर स्पेस पे एक बफर आएगा, देन वहाँ से फिर डेटा जो है आई मीन मॉडेम से जो डेटा है वो कहाँ पे जाएगा, बफर में जाएगा कर्नल के पास जो है, और वहां से फिर इट गोज टू यूजर स्पेस। Here we have two buffers at the kernel side to make the process faster. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. So ये वाला भी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, which is called as double buffering in the kernel. Then error reporting आएगा. So if anything goes wrong with the printer, keyboard, scanner or mouse, आपका एक there might be a dialog box, या आप देखो कि हम लोग कोई प्रोसेसेस रहते हैं जो नॉट रिस्पॉन्डिंग करके आता है। सो वो जो नॉट रिस्पॉन्डिंग करके आ रहा है दोज आर द एरर रिपोर्टिंग। और कोई एरर्स अगर आपको बार बार आ रहा है तो विंडोज को भी पता चलना चाहिए। तो इसके लिए आप देखो कि बहुत बार विंडोज ऑल्सो आस्क की सेंड दिस रिपोर्ट टू माइक्रोसॉफ्ट, जिससे माइक्रोसॉफ्ट को भी पता चलेगा कि ओके विच टाइप ऑफ एरर्स आर यूजर्स विच टाइप ऑफ एरर यूजर्स आर फेसिंग राइट नाउ। तो दिस इज द पैटर्न हाउ विंडोज कम टू नो कि विच टाइप ऑफ एरर देयर यूजर्स आर फेसिंग। ठीक है। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि माइक्रोसॉफ्ट को कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप के एरर्स हम लोगों को सॉल्व करना है।
सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट एरर रिपोर्टिंग। जो एरर रिपोर्टिंग होगा वो एक तो यूजर एंड पे होगा, यूजर को हम लोग बताएंगे कि क्या एरर आया हुआ है। सेकेंड थिंग कि यूजर को हम लोग बताएंगे कि ओके वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ एरर, तो आप प्रोग्राम को एंड करेंगे और यू वांट टू वेट टिल प्रोग्राम रिस्पॉन्ड। दो वे होंगे। या फिर अगर प्रोग्राम रिस्पॉन्ड होने के चांसेस, रिस्पॉन्ड देगा उसके चांसेस अगर बहुत कम है, तो डायरेक्टली हम लोग वो प्रोग्राम को देन एंड कर देंगे। दैट्स अनदर वे। एंड इसके साथ में नेक्स्ट वी हैव इज जहाँ पे हम लोग आपको अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरर रिपोर्टिंग में एरर आर सो फार मोर कॉमन इन अ कंटेक्स्ट ऑफ इनपुट आउटपुट देन इन अदर कंटेक्स्ट। क्योंकि कभी कोई डिवाइस यूएसबी डिवाइस प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ, कोई दूसरे टाइप का डिवाइस प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ, सो वी कीप ऑन गेटिंग वन और द अदर टाइप ऑफ एन एरर हियर। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि एरर्स आर फार मोर कॉमन कंपेयर टू द नॉर्मल ऑपरेशंस। कोई अगर आप एप्लीकेशंस के साथ कर रहे हो तो जहाँ पे अभी ज़्यादा एरर मिलने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, when they occur the OS must handle them as best it can. Many errors are device specific and must be handled by an appropriate driver, but the framework for error handling is device independent. मतलब हर एक सिस्टम के साथ अगर एरर अगर आ रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक कॉमन मैकेनिज्म बना के रखा है टू हैंडल सच एरर्स। और वो क्या है, वन ऑफ द इनपुट आउटपुट एरर इज अ प्रोग्रामिंग एरर, जहाँ पे जो उसका ड्राइवर है वो सपोज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या जो एप्लीकेशन के साथ वो मैं डिवाइस को एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस PDF रीडर, और इसके थ्रू मैं कोई एप्लीकेशन मतलब प्रिंटर को, दिस इज माय एप्लीकेशन PDF रीडर, एंड इसके थ्रू मैं प्रिंटर को एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ, एंड प्रिंटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग नाउ फॉर नाउ। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो एक कॉमन एरर मैकेनिज्म जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सेटअप होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि राइटिंग इनपुट डिवाइस है हम लोग के पास, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस है, और रीडिंग आउटपुट डिवाइस हम लोग के पास प्रिंटर, प्लॉटर, ऐसा कुछ रहेगा। So other error are providing an invalid buffer address or other parameters specifying an invalid device. For example, disk है when the system has only 2 disk, बराबर है, और आपको बता रहा है कि ओके वी हैव सम एरर ऑफ अ थर्ड डिस्क जो कभी हम लोगों ने कनेक्ट ही नहीं किया था। देन अनदर क्लास ऑफ एरर क्या रहेगा, एक्चुअल इनपुट आउटपुट। व्हेन आई ट्राई टू राइट अ डिस्क ब्लॉक, और वो जो हार्ड डिस्क है वो डैमेज हो गया, या जो डिवाइस मैं एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ वो डिवाइस अभी कनेक्टेड नहीं है, या वो डिस्कनेक्ट हो गया, या वो स्विच ऑफ हो गया, जैसे कैम कॉर्डर है। So what this software does depends on the environment and the nature of the error. If it is a simple and read error and there is an interactive user available, it may display a dialog box asking the user कि आपको सिस्टम इज नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड, ट्राई टू रिकनेक्ट इट। वो यूजर एंड से अगर सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे सर्टेन टाइम्स वी माइट बी गेटिंग सच एरर्स जहाँ पे इट आस्क यू टू रीट्राई समथिंग, है ना, और इग्नोर इट, या और किल द प्रोसेस। ये आपके पास ऑप्शंस होंगे। अलोकेटिंग एंड रिलीजिंग डेडिकेटेड डिवाइसेस। नाउ डेडिकेटेड डिवाइस मतलब क्या होगा, सम डिवाइसेस सच एज प्रिंटर कैन बी यूज्ड ओनली बाय अ सिंगल प्रोसेस, सो इट इज डेडिकेटेड टू एनी वन प्रोसेस एट अ टाइम। ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल प्रोसेस कैन यूज इट साइमल्टेनियसली, है ना। सो इफ वन डिवाइस और वन प्रोसेस इज यूजिंग, सो टिल द पॉइंट ऑफ टाइम that device does not stop or release the printer, we cannot use it, or any other process cannot use it. It's very simple and common sense वाला टॉपिक है। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं
when we have a printer can be used by a single process at any given moment. It is up to the OS to examine the request for a device usage and accept or reject them. Up, we have a printer in a network. Now, some request for a printer coming from a server and one request for a printer coming from a client machine. So there has to be a priority list which should be defined, based on which a printer can decide if a request is coming from the server side. That means it has got higher priority compared to a request which is coming from the normal machine. So first we supposed to respond to a data or a file or a request coming from the server side, and then we'll put a queue for a request or a data which is coming from the client end. So we have two things are provided here. First, a priority listing, and second thing, a queuing pattern. So whenever there are multiple requests coming for the same device from a multiple sources or from multiple application or a processes, we generates or printer or operating system itself generates a queue for the same. और उसमें क्या होगा, if all the process got the same priority, then first come first serve पर चलेगा. And if there are different processes who got different priority, then based on priority only will generate a queue for a printer. So it might possible we have two or three processes with a higher priority who wants to print that some or the other document. तो अभी let's suppose we have two faculties who wants to print their exam paper or something on a printer. तो अब क्या हो गया, we have two faculties with the same priority listing. तो वो टाइम पे अभी who is going to use it फर्स्ट. तो दोनों का सेम प्रायोरिटी है, तो अगेन क्या होगा, सेम प्रायोरिटी के ऊपर भी हम लोग जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट अप्रोच देंगे एंड सेकेंड विल वेट. सो यहाँ पे वही होगा. एंड वंस वी आर डन विथ दैट टर्न, उसके बाद वो डिवाइस जो है वो क्या करेगा, नेक्स्ट उसमें क्यू में जो फाइल रहेगा वहाँ पे इट विल स्टार्ट प्रोसेसिंग. देन डिवाइस इंडिपेंडेंट ब्लॉक साइज. This is very important. We have different disk may have a different sector size. It may be to devise independent software to hide this fact and provide a uniform block size to a higher layer. For example, by treating several sector as a single logical block. और यहाँ पे क्या होगा, the higher the layer deal only with an abstract device that all use the same logical block size independent of the physical sector size. Some character device delivers their data one byte at a time, like mouse we have, while other deliver in a large unit like Ethernet or a network card हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे. Now we have something which is called as a network card, network interface card or a LAN card. So you must have heard or you must know that LAN card इसका 100 Mbps का स्पीड होता है. So it means कि at a time if my hard disk is giving only 1 MB of data, ठीक है, this is the physical block, the actual block size or actual sector size. Let's suppose आपका हार्ड डिस्क जो है वो ये स्पीड पे डेटा दे रहा है, बट योर लैन कार्ड विल क्रिएट अ लॉजिकल ब्लॉक जहाँ पे इट विल कंबाइन मल्टीपल सच सेक्टर एंड क्रिएट वन ब्लॉक ऑफ सपोज 50 MB और मोर. एंड ये जो ब्लॉक है ये फिर सेंड होगा ओवर इंटरनेट, ओवर नेटवर्क. तो क्या होगा, वी फील्स लाइक कि आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है. ठीक है. सो अगर आपका डिवाइस, अगर जो हार्ड डिस्क है वो डेटा स्लोली दे रहा है, लेकिन हम लोग के पास जो इथरनेट इंटरफेसिंग है या लैन कार्ड है जिससे आप नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट पे कनेक्ट हो रहे हैं,
अब उसका स्पीड जो होता है ना वो 100 Mbps का होता है। आपको अगर पता नहीं रहेगा तो आप देखना कभी, आप इफ यू गो टू अ कंप्यूटर लैब, वहाँ पे लैन आइकन रहता है, ऐसे दो कंप्यूटर्स आपको विजिबल होंगे जिनके बीच में ऐसे कनेक्शन बताता है वो। या फिर एक कंप्यूटर, अगर सिंगल कंप्यूटर भी आपको विजिबल हो रहा है, जस्ट गो ड्रैग अ माउस देयर, आपको पता चलेगा इट शोज मैक्सिमम स्पीड इज 100 Mbps। ओके, सो यहाँ पे वही बता रहे हैं हम लोग कि क्या होगा, द मोस्ट इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर विद इन द ओएस, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइब्रेरी। सॉरी, हम लोग ये वाला डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस पार्ट। नाउ नेक्स्ट जो है, आज का टॉपिक जो है, वी सपोज टू स्टार्ट विद दिस पार्ट। यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था। अब यूजर स्पेस इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर मतलब, एज वी नो ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू स्पेसिस, है ना। एक आपका यूजर स्पेस होगा एंड एक कर्नल स्पेस होता है। सो वेन एवर वी डिमांड फॉर एनी हार्डवेयर, operating system switches itself from user space to kernel space, right? ये पैटर्न है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्या बोला है, although most of the input output software is within the OS, a small portion of it consists of libraries linked together with the user programs and even the whole programs running outside the kernel। सो आपके जो लाइब्रेरीज होते हैं ना, अब ये लाइब्रेरीज का मेन पर्पस क्या होता है, बहुत सिंपल वे में आपको मैं बताता हूँ। वी हैव अ सब्जेक्ट लाइक, let's suppose we have learned some subject like Java or C++ or C और HTML। नाउ हम लोगों ने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया है, ठीक है, एक पूरा सब्जेक्ट अलग अलग थे, जहाँ जहाँ पे वी हैव वी वेरी वेल नो नाउ व्हाट इज जावा, C++, सी या HTML। अब अगर आई शो यू सम फाइल जिसमें जावा में कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तो एटलीस्ट आप इसको रीड कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझेगा कि हम लोगों ने जावा सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये प्रोग्राम जावा में लिखा हुआ है। क्यों? बिकॉज आपका माइंड जो है वो ट्रेन हो चुका है, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने वो पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है, दैट्स वाई। लेकिन आपने पाइथन नहीं पढ़ा है। इफ आई गिव यू सम फाइल विच इज रिटन इन पाइथन, तो आपको ये फाइल में से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस लैंग्वेज। हम लोगों ने ये लैंग्वेज नहीं पढ़ा। जो लैंग्वेज मैंने पढ़ा है, सीखा है हम लोगों ने, उसमें अगर कोई फाइल आएगा तो वो हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो जावा में, C++, सी या HTML में लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको पाइथन में कोई फाइल दे रहा हूँ और वो हम लोगों ने प्रोग्राम सीखा ही नहीं है, तो क्या होगा, हम लोग वो फाइल में या उसमें जो भी प्रोग्राम लिखा है वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से लिखा है, बहुत बड़े नहीं। तो अब अगर मैंने पूरा अगर जावा पढ़ा है तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम तो आएगा मुझे। तो अभी एक फाइल अगर जावा में है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये मुझे नहीं समझेगा पहले तो। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि वो मैंने जावा नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर पढ़ा है तो फिर ये समझेगा। C++ में लिखा है, अगर ये लैंग्वेज पढ़ा है मैंने, तो समझेगा मुझे कि वहाँ पे सी आउट सीन यूज़ होगा। देन सी प्रोग्रामिंग है तो वहाँ पे प्रिंटफ स्कैनफ यूज़ होगा। तो ये देख के मुझे समझ में आएगा कि ओके, कौन सा प्रोग्राम सी में है, कौन सा प्रोग्राम C++ में है। देन सेम वे HTML के अंदर तो हम लोगों के टैग्स ही होते हैं एंगल ब्रैकेट के साथ में। अब ये हम लोगों ने लैंग्वेजेस, ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो माइंड है, नाउ योर माइंड इज ट्रेन्ड to understand this files, this types of subjects or this type of languages, but your mind is still not trained
for Python type of a language. So if we have some file which is written in Python, then it's quite difficult to understand such files. जब तक we don't learn Python, so it means कि आपका माइंड का जो लाइब्रेरी है वो अपडेटेड नहीं है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना माइंड का लाइब्रेरी आपको अपडेट करना पड़ेगा. मतलब आपको ये सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा, तब आप फिर पाइथन में बने हुए फाइल्स को पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे. Exactly same way in operating systems as well, we install different softwares. Like कोई एक mkv extension वाला फाइल है, this is the video file. अब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरा कंप्यूटर ये फाइल को समझ नहीं रहा है, तो अगर मुझे ऐसे एक्सटेंशन वाले कोई फाइल्स अगर मेरे कंप्यूटर में प्ले करना है, देन आई सपोज टू इंस्टॉल VLC मीडिया प्लेयर. ये VLC मीडिया प्लेयर क्या करेगा, इट कम्स विद अ लाइब्रेरी. ठीक है, और ये लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नॉलेज बढ़ गया, उसके पास लाइब्रेरी कलेक्शन बढ़ गया, और ये लाइब्रेरी के अंदर इट इज रिटन हाउ टू रीड .mkv फाइल. एंड दैट्स वाई नेक्स्ट टाइम जब अगर मैं ये एक्सटेंशन वाला फाइल ओपन करूंगा तो उसके ऊपर VLC मीडिया प्लेयर का आइकन आएगा, आई डबल क्लिक ऑन इट, और ये जो मीडिया फाइल है वो किस में ओपन होगा, VLC मीडिया प्लेयर में होगा. इट मीन्स व्हेन वी वांट टू एक्सेस डिफरेंट फाइल्स, अब अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर के साथ उसके सपोर्ट में लाइब्रेरीज आता है. और वो लाइब्रेरीज के अंदर लिखा रहता है कि वो टाइप के फाइल्स जो है वो कैसे एक्सेस करने रहते हैं, है ना. वो सॉफ्टवेयर्स वो लाइब्रेरी का हेल्प लेके, जैसे आप देखो कि अगर मैं C++ प्रोग्राम कर रहा हूँ या C प्रोग्राम कर रहा हूँ, वी हैव अ लाइब्रेरी. तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इंक्लूड iostream.h या फिर इंक्लूड stdio.h. अब ये मैं C++ में लिखता हूँ और ये मैं C के लिए लिखूंगा. सेम वे अगर मैं जावा कर रहा हूँ तो मैं वहां पे मैं इंपोर्ट लिखूंगा, जिसमें मैं java.io.star ऐसा कुछ लिख सकता हूँ. मतलब उसके स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है. अब ये लाइब्रेरीज एक्सेस कब होंगे, जब मैंने जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल किया रहेगा मेरे सिस्टम पे तब. C++ का इंक्लूड वाले फाइल्स, हेडर फाइल्स जो है, या C के जो हेडर फाइल्स है या लाइब्रेरी फाइल्स है, ये कब रहेंगे, जब मैंने टर्बो C3 इंस्टॉल किया रहेगा तब. मतलब वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर विच कम्स विद डिफरेंट लाइब्रेरीज. और जब आप कोई एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को एक न्यू सब्जेक्ट सिखा रहे हैं. जैसे हम लोग आपको कोई एक सब्जेक्ट सिखाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, आपका माइंड जो है वो ट्रेन हो जाएगा. तो सपोज अभी अगर मैंने आपको जावा सिखा दिया, और नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यू सपोज टू राइट अ प्रोग्राम इन जावा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यू कॉल JDK, दैट्स द सॉफ्टवेयर, एंड उसके अंदर बाय कॉलिंग दैट यू विल राइट अ प्रोग्राम. बराबर है. सो यू विल टेक द हेल्प ऑफ द लाइब्रेरीज विच इज प्रोवाइडेड बाय JDK सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट जावा बेस्ड फाइल्स. सेम वे इफ आई से कि यू सपोज टू राइट अ प्रोग्राम इन C++, तो आप क्या करोगे, टर्बो C3 को कॉल करोगे, और उसके अंदर उसके लाइब्रेरीज यूज करके यू विल राइट अ प्रोग्राम. एग्जैक्टली सेम वे एज यू कैन सी इन यूजर स्पेस एज वेल. आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई सब्जेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई टास्क वो परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो अपडेटेड है या नहीं है. अगर नहीं है देन वी सपोज टू इंस्टॉल
some or the other softwares to update it. So the most of IO software is within the OS. A small portion of it consists of a libraries. ये बहुत important है. Library are linked together with the user program. जैसे अगर मैं C++ में अगर प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो that library is linked with my program. कैसे linked है? I have added the include iostream.h. So ये क्या हो गया? This is linked with my user program and even the whole program running outside the kernel with the help of this library files. System calls include input output. System calls are normally made by library procedure when C program contains a call. Like यहाँ पे write operation बोला है तो हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास यहाँ पे एक फाइल हैंडल है और वो फाइल हैंडल के अंदर मैंने बफर बोला है और इतने कुछ फाइल जो है वो मैं यहाँ पे ऐड करने का ट्राई कर रहा है. सो कितना डेटा आपको ऐड करना है वो ये काउंट वाला वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा. दिस इज जस्ट एग्जाम्पल गेटिंग. सो हम लोगों ने एक राइट फंक्शन कॉल किया है. अब ये फंक्शन है, ये कैसे पता चला? तो ये देखो, ये राइट के आगे वी हैव राउंड ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज और ये जो है दिस आर कंसिडर्ड एज द पैरामीटर्स. ठीक है, दिस आर द पैरामीटर्स. सो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है और ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो हम लोग ये काउंट नाम के वेरिएबल में विल कैच. सो क्या बोला है? द लाइब्रेरी प्रोसीजर राइट माइट बी लिंक्ड विद द प्रोग्राम कंटेनिंग इन द बाइनरी प्रोग्राम्स. बाइनरी प्रोग्राम मतलब आप जो भी प्रोग्राम्स आप लिखते हैं वो डॉट सी में है सपोज. आफ्टर कंपाइलेशन it gets converted into binary file और executable file और उसके बाद फिर it generates आउटपुट. तो यहाँ पे वही दिया, हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे फाइल्स रहते हैं. सो वो रन टाइम आपको हेल्प कर रहा है. ठीक है. सो आप देखो, जैसे अगर मैं जावा यूज कर रहा हूँ तो जावा को मैं जब कंपाइल करूंगा तो उसका एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगा. ठीक है, स्टार्टिंग में जो फाइल होगा उसका एक्सटेंशन होगा डॉट जावा एंड उसके बाद में जो फाइल क्रिएट होगा आफ्टर कंपाइलेशन. रिमेंबर, कंपाइलेशन एंड रनिंग आर द डिफरेंट थिंग, हम लोगों ने सीखा है वो. तो डॉट जावा एक्सटेंशन वाला फाइल है जो यूजर ने लिखा है. ठीक है, ये यूजर रिटर्न फाइल है. देन उसको कंपाइल करने के बाद में इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डॉट क्लास फाइल और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा सो आपको आउटपुट मिलेगा. So if I've created some application in Java, तो वहां पे आपको जो app icon मिलता है, this icon we have placed on dot class file. So when you click on this icon, this file, this app icon क्या होगा? It calls for this class file and this class file gets executed. वैसे आपको अपने सिस्टम पे आउटपुट मिलता है. सो अगर मैंने कोई एक आपके मोबाइल ऐप में कुछ आइकन्स है, कोई गेम्स है तो जावा में बना हुआ, तो आप जब उस पर क्लिक कर रहे हो तो वो क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करेगा और वो जैसे एग्जीक्यूट होगा क्लास फाइल, उसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा? गेम ओपन होगा आपके सिस्टम पे. और इसके लिए बैकग्राउंड में इट यूजेस मेनी लाइब्रेरीज. याद रखो, बहुत सारे लाइब्रेरीज यहाँ पे यूज होंगे. सो यहाँ पे वही बोला, अ लाइब्रेरी प्रोसीजर राइट माइट बी लिंक्ड. राइट इज अ फंक्शन एज यू कैन सी हियर with the program and contained in the binary program present in the memory at the runtime. In other system, library can be loaded during the program execution. Like Java से .java से my program compiled into dot class and while executing it will take the help of libraries to generate output.
Then not all user level input output software consists of library procedures. Another important category is the spooling. अब spooling का मतलब क्या होता है? It's like a buffer. Spooling is a kind of a buffer, or I can say a temporary storage. So क्या होगा? We have a printer. अब if multiple people tries to access the printer तो वो क्या करेगा? एक स्पूलिंग जॉब जो है ना, वो स्पूलिंग जो है वो कॉल करेगा, और ये स्पूलिंग क्या करेगा? प्रिंटर में एक क्यू बना देगा. इफ मल्टीपल पीपल और मल्टीपल प्रोसेस ट्राइज टू गेट द एक्सेस ऑफ अ प्रिंटर वो टाइम पे. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है? अ स्पूलिंग इज द वे ऑफ डीलिंग विद द डेडिकेटेड इनपुट आउटपुट डिवाइस. डेडिकेटेड मतलब प्रिंटर जो है वो डेडिकेटेड डिवाइस है, एट ए टाइम कोई एक ही यूज कर पाएगा, है ना. सो वी हैव अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स और अ प्रोसेस गेट ट्राई टू गेट द एक्सेस ऑफ दिस सिस्टम. So, or this device. So at that point of time, what happens basically? If a dedicated device is basically with any one hardware for a time, so your this spooling system, it creates a queue, or it basically assigns the next executing process based on its priority. आपको ऑटोमेटिकली असाइन करने में हेल्प करेगा. लाइक वी हैव 10 प्रोसेसेस जो डायरेक्टली अगर सिस्टम पे आ रहे हैं. सो आउट ऑफ दिस 10 प्रोसेस, विच प्रोसेस शुड गेट द एक्सेस टू अ प्रिंटर, तो वो प्रायोरिटी लिस्टिंग के हिसाब से एक क्यू जनरेट कर देगा. एंड बाय फॉलोइंग दैट क्यू ओनली जो प्रोसेसेस है वो एक खुद को एग्जीक्यूट करेंगे. ये पैटर्न चलेगा यहाँ पे. नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला है? Of like technically easy, a user process opens a character, a special file for a printer. Suppose a process opens it and then did nothing for an hour. Now instead of is done is created a special process called a daemon and a special directory called a spooling directory. ठीक है, एक प्रोसेस क्या क्रिएट हुआ? daemon. Now to print a file, a process first generates an entire file to be printed and put in a spooling directory. Spooling directory मतलब ये बफर हो गया. मैंने क्या बोल दिया कि भाई we supposed to print this file. ये मैंने प्रिंटर के पास भेज दिया. तो प्रिंटर के पास क्या होगा? एक स्पूलिंग डायरेक्टरी होगा, एक पूरा लिस्ट होगा. ठीक है, वी हैव अ लिस्ट या स्पूलिंग डायरेक्टरी, वी हैव अ बफर जो क्या करेगा? जो भी जॉब आपको करना है ना वो सारे लिस्ट यहाँ पे करके रखेगा. Now, to print a file, a process first generates an entire file to be printed and put it in a spooling. It is up to the daemon, which is the only process having a permission to use the printer's special file, or to print the files in the directory. Now, spooling is used not only for a printer, it is also used in other input-output situation. For example, अगर आपको फाइल ट्रांसफर करना है ओवर अ नेटवर्क, तो अभी मल्टीपल फाइल्स अगर आप एक साथ अगर ट्रांसफर करेंगे तो मेरे पास एक प्रोसेस होगा. बराबर है. यहाँ पे क्या बोला है? फाइल ट्रांसफर ओवर अ नेटवर्क यूजेस अ नेटवर्क डीमन टू सेंड अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर. यूजर पुट्स ऑन अ नेटवर्क स्पूलिंग डायरेक्टरी. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी सपोज टू क्रिएट, वी सपोज टू फिनिश 4 असाइनमेंट्स. सो 4 सब्जेक्ट टीचर ने आपको 4 असाइनमेंट दे दिए. आपने क्या किया? उसको स्पूलिंग डायरेक्टरी में रख दिया. जो पहले सबमिट करना है उसको आप फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, और जो बाद में करना है उसको हम लोग बाद में करेंगे. कॉमन सेंस है. तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने अपने हिसाब से वहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट कर दिया, है ना. और कौन सा काम पहले होगा कौन सा बाद में होगा ये हम लोगों ने बता दिया है. सो वो जो आपने किया है ना, दैट इज व्हाट वी मीन बाय अ डीमन प्रोग्राम. आपके माइंड में वो डीमन प्रोग्राम है जिसने क्या किया? जो 4 असाइनमेंट आपके स्पूलिंग डायरेक्टरी में है, मतलब आपको जो करना है, ठीक है, वो असाइनमेंट आपको मिल गए, आपको वो फिनिश करने हैं. तो वो आपको असाइन किसने किया है? प्रोफेसर्स ने किया है. मतलब सिस्टम पे वो
वो यूजर है जिसने कोई टास्क असाइन कर दिया है, अब वो टास्क आपको करना है, तो वो कभी करेंगे, कितने टाइम में वो होना चाहिए, कहाँ तक वो कंप्लीट करना है, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? स्टूडेंट खुद से डिसाइड कर रहा है। सो स्टूडेंट जो है वो कौन हो गया? डीमन प्रोग्राम हो गया। सो यहाँ पे वही दिया है, like on the network daemon takes it out and transmit it one particular use pooled file transmission in the usenet network system, या फिर आप कोई भी दूसरा बोलो। दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ मशीन्स अराउंड द वर्ल्ड कम्युनिकेटिंग यूजिंग द इंटरनेट। Thousands of news group exist on many topics. To post a new message, user invokes a new program, news program, which accepts the message to be posted and then deposit it on a spooling directory. और जब उसका टर्न आएगा वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज ऑन। So if you notice, we have a layer of input output system and a main function. So here we have a user process, then we have device independent software. जब अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो इसके जैसे कोई ड्राइवर रहेंगे, है ना? देन ये ड्राइवर्स को जब मैं एक्सेस करने की ट्राई करूंगा, इट जनरेट्स अ इनपुट इंटरप्ट, और ये जो इंटरप्ट है वो हार्डवेयर के पास जाएगा। अगर वो हार्डवेयर फ्री रहेगा तो ये इंटरप्ट हैंडलर ने जनरेट किया सेम जो है वो मेरे पास आ जाएगा, यूजर प्रोसेस के पास उसका कंट्रोल आ जाएगा। बस वही सेम स्टेप्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है एंड उसका एक्सप्लेनेशन। सो वी आर डन विद दैट पार्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अ डेडलॉक। ये बहुत बार डिस्कस किया है। एंड लिस्ट एंड एक्सप्लेन कंडीशन दैट आर नेसेसरी फॉर अ रिसोर्स डेडलॉक टू अकर। सो क्या बोला है? सेट ऑफ प्रोसेस इज अ डेडलॉक्ड इफ ईच प्रोसेस इन द सेट, ये स्पेस आ गया है, is waiting for an event that only another process in the set can cause. जैसे यहाँ पे एक हम लोग के पास एक रिसर्च है, बराबर है, कॉफमैन का, जो क्या बता रहा है? फोर कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर देयर टू बी अ रिसोर्स डेडलॉक। एक क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, like each resource is either currently assigned to exactly one process or is available, है ना? तो म्यूचुअली एक्सक्लूड कर दो, समझ के आप डेडलॉक खत्म कर दो। अगर समझ के दो लोग अगर डेडलॉक खत्म नहीं कर पा रहे दो प्रोसेस के बीच में, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वी कैन फिनिश दोज डिस्प्यूट्स, और वी कैन फिनिश दोज डेडलॉक्स। सेम होगा, होल्ड एंड वेट कंडीशन आएगा, मतलब currently a process currently holding a resource that were granted earlier can request a new resource, है ना? तो अगर उनको अगर वो रिसोर्स अगर किसी दूसरे ने होल्ड करके रखा है तो आप क्या करेंगे? होल्ड एंड वेट होगा, मतलब जब तक आपको दूसरे रिसोर्स नहीं मिलते आप कोई भी रिसोर्सेज जो आपने करंटली होल्ड किए हुए है ना, वो आप क्या करेंगे? आप होल्ड वेट करेंगे दूसरे रिसोर्स मिलने के लिए। जैसे अगर मुझे रिक्वायर्ड है सीडी प्लेयर एज वेल एज सीडी, तो अगर मुझे सीडी प्लेयर मिल गया है देन आई विल वेट फॉर, बिकॉज सीडी नहीं मिलेगा तब तक ये सीडी प्लेयर कोई काम का नहीं है। नो preemption condition, resource previously granted cannot be forcefully taken away from the process, they must be explicitly released by the process holding them. सो ये अगेन एक हो गया, रिसोर्स प्रीवियसली ग्रांटेड कैन नॉट बी फोर्सिबली टेकन अवे। तो अगर मुझे कोई रिसोर्स मिला है तो आप अभी वापस वो रिसोर्स मेरे पास से ले ही नहीं सकते हो जब तक एक स्पेसिफिक सिस्टम जनरेटेड टाइम एक्सपायर नहीं होता है। सर्कुलेशन वेट कंडीशन, बाजू बाजू में सब लाइन से बैठे हैं, बराबर है, तो जिसके पास टोकन आएगा दैट पर्सन विल गेट द एक्सेस ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पे ये ऐसे पैटर्न में चलेगा, सर्कुलर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी वेब पैटर्न आप बोलो। सो ये चार कंडीशंस आपको दिए हुए हैं जो हम लोगों ने प्रीवियसली एल्गोरिदम भी समझा था। नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम टू डिटेक्ट अ डेडलॉक व्हेन मल्टीपल रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप आर अवेलेबल। आई होप मैं जो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो विजिबल है ना सबको? हेलो?
हाँ सर, विजिबल है। हाँ ओके। सो अभी यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम टू डिटेक्ट अ डेडलॉक व्हेन मल्टीपल रिसोर्स ऑफ ईच टाइप आर अवेलेबल। सो वी आर ट्राइंग टू डिटेक्ट द डेडलॉक, कि कभी डेडलॉक डिटेक्ट हो रहा है, तो अगर डेडलॉक डिटेक्ट अगर होगा तभी तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। याद रखो, अगर मुझे पता ही नहीं है कि डेडलॉक हुआ है तो मैं उसको सॉल्व कैसे करूंगा। सो डेडलॉक डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड इफ वी फाइंड सम सिचुएशन जहाँ पे चांसेस है कि डेडलॉक हो सकता है, देन वी ऑल्सो फॉलो सम स्टेप्स टू अवॉइड अ डेडलॉक। इसको डेडलॉक अवॉइडेंस बोलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अवॉइड करेंगे सच सिचुएशन जहाँ पे डेडलॉक हो जाए, तो हम लोग क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, डेडलॉक अवॉइडेंस। लेकिन उसके बाद में भी अगर डेडलॉक हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिटेक्ट द डेडलॉक हैपन, एंड उसके बाद वी ट्राई टू एंड दैट डेडलॉक बाय फॉलोइंग वन और द अदर प्रोसेस। सो जैसे यहाँ पे आपको दिया है, व्हेन, क्या बोला है यहाँ पे देखो आपको, व्हेन कॉपीज ऑफ सम रिसोर्स एग्जिस्ट अ डिफरेंट अप्रोच इज नीडेड टू डिटेक्ट अ डेडलॉक। We will now present a matrix-based algorithm for detecting a deadlock among n processes, P1 through Pn. These are the processes. Now let the number of resource class m with even resource. And these are the resources. ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो है, these are available for class 1 and E2 resources for class 2 and EI resources of class I, है ना। E is the existing resource vector. वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन इन विच वी विल बी एक्सेसिंग दिस रिसोर्सेज। लाइक यहाँ पे अगर E1 प्रोसेस है, E2 प्रोसेस है, E3 प्रोसेस है, सो आई से दिस इज द डायरेक्शन, अ वेक्टर डायरेक्शन, रिसोर्स वेक्टर। सो जो एक्सेस होगा वो कभी कैसे होगा, E1 देन E2 देन E3 देन E4, इट गोज ऑन टिल En, है ना। सो अभी यहाँ पे हम लोग क्या बता रहा है, रो जो है, रो n इज करंट एलोकेशन ऑफ द प्रोसेस टू n। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बता रहा है, करंट एलोकेशन मैट्रिक्स बता रहा है। वी आर सेइंग कि ओके वी हैव C11 C12 C13, यहाँ पे ये मैट्रिक्स बताऊंगा मैं। सो कौन से रिसोर्सेज है एंड करंटली वो रिसोर्स का अलोकेशन, मतलब कौन से प्रोसेस को आपने वो रिसोर्सेज दिए हुए हैं, अलोकेशन टू प्रोसेस, है ना। सो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि दिस फर्स्ट रो विच वी हैव, this is for process P1 then P2, same way this goes till Pn। सो कौन से रिसोर्सेज किसको अलोकेट किए हुए हैं कितने टाइम के लिए, वो यहाँ से पता चलेगा। एंड जो रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट आया हुआ है वो दूसरे मैट्रिक्स में हम लोगों ने रखा हुआ है। सो दिस आर द रिक्वेस्टेड मैट्रिक्स। सो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है ना, और उसके लिए आपने रिक्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो रो 2 इज द व्हाट प्रोसेस नीड्स। तो अगर दूसरा प्रोसेस अगर है तो व्हाट दे नीड्स वो यहाँ पे है, और करेंटली आपके पास जो लोकेशन है वो यहाँ पे है। मतलब क्या हो गया, दिस इज माय सीडी प्लेयर एंड दिस इज द सीडीज विच इज रिक्वायर्ड। तो प्रोसेस 1 को सीडी प्लेयर मिल चुका है एंड ही इज वेटिंग फॉर, प्रोसेस 1 इज वेटिंग फॉर दिस सीडी। सो जब यहाँ से ये सीडी प्लेयर के पास से जब ये सीडी मिल गया, ये उसके पास करंट एलोकेशन है एंड ही हैज रिक्वेस्टेड, है ना। रो 2 इज व्हाट प्रोसेस 2 नीड्स, कि अभी आपको क्या रिक्वायर्ड है, सीडी प्लेयर मिल गया तो वी रिक्वायर्ड है सीडी। तो उसके लिए दो मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाया हुआ है। फर्स्ट मैट्रिक्स जो रिसोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पास एंड जो अवेलेबल है और आपने जिसको रिक्वेस्ट किया हुआ है। सो करंट एलोकेशन क्या है वो यहाँ पे बता रहे हैं, और जो आपको और रिक्वायर्ड है दूसरे प्रोसेस आगे खत्म करने के लिए, उसका हम लोगों ने अलग मैट्रिक्स बनाया हुआ है। बस यही आपका पॉइंट है। सो वही यहाँ पे बताया हुआ है। आई होप आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये जो मैथमेटिकल पार्ट दिया है वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ थियरी व्हाट वी सपोज टू रीड। ओके, अब ये हम लोगों ने समझ लिया
Now next we have is deadlock prevention. मतलब we supposed to follow some steps जिससे ऐसे deadlock ना हो, है ना? Because अगर deadlock हो जाए और उसके बाद में we work on it, we try to resolve it. Instead of that, if we can work in a way जहाँ पे हम लोग deadlock prevent कर सके, तो सबसे पहले क्या बोला है? Mutual exclusion condition. So mutual exclusion condition क्या होगा? First, let us attack the mutual exclusion condition. Like mutual understanding के ऊपर हम लोग try to resolve the deadlock. If no resource were ever assigned exclusively to a single process, we would never have a deadlock. But exclusively आपको assign करने पड़ेंगे. For example, printer. You supposed to exclusively assign it to any one process. उसी के बाद में क्या होगा, वो सिंगल प्रोसेस पे आप जब दोगे तो ही वो वर्कआउट हो पाएगा और तभी वो डेडलॉक नहीं होगा, अदरवाइज इट विल अगेन क्रिएट अ डेडलॉक. So for a data, the simplest method is to make a data read only so that processes can use the data concurrently. However, it is equally clear that allowing two processes to write on a printer at the same time, it will lead to a chaos. सो फॉर दैट रीज़न हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटर को एक प्रोसेस को एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड करेंगे. अदरवाइज क्या होगा, आधा डॉक्यूमेंट कोई दूसरे प्रोसेस का आएगा, आधा डॉक्यूमेंट आपका आएगा. सो इसके लिए हम लोग के पास क्या है, बाय स्पूलिंग प्रिंट आउटपुट, है ना. स्पूलिंग मतलब एक टेम्पररी हम लोग बफर क्रिएट कर देंगे जहाँ पे जो भी आपको काम टास्क करना है वो यहाँ पे क्रिएट स्टोर हो जाएंगे. एंड वन आफ्टर अनदर यहाँ पे ये क्यू जो है, ये क्यू में से वी विल बी डिफाइनिंग कि कौन सा जॉब अभी जाएगा, कौन सा उसके बाद जाएगा, कौन सा उसके बाद जाएगा. सो सेवरल प्रोसेस कैन जनरेट आउटपुट एट द सेम टाइम. In this model, the only process that actually requested the physical printer, वो printer daemon जो है उसको वो same process जो है वो assign कर देगा. बराबर है. अब यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव अ डीमन. नाउ डीमन नेवर रिक्वेस्ट फॉर एनी अदर रिसोर्सेज एट अ टाइम. सो आपको एक रिसोर्स दिया हुआ है, तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो हम लोगों ने प्रिंटर के लिए एक प्रिंटर डीमन बनाया हुआ है. सो वो टाइम पे आपको कोई दूसरा रिसोर्स नहीं मिलेगा टिल द पॉइंट यू डोंट रिलीज दिस प्रिंटर रिसोर्स. सो उससे क्या होगा, दिस एलिमिनेट्स द डेडलॉक फॉर अ प्रिंटर. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सम प्रोसेस हु इज there who wants a scanner as well as a printer. नहीं, if I have a printer then I'll just use that printer itself. Scanner अगर आपको required है then you supposed to release printer first, let other process use the printer, or till that point of time you can work with scanner. ये होगा. So if a daemon is programmed to begin a printing even before all the output is spooled, the printer might lie idle if an output process decides to wait several hours after the first burst of the output. For this reason, daemon are normally programmed to print only after a complete output file is available. So waiting time कम कर दो और पूरा एक output file print करने के लिए जो भी है, if we got those file, then start printing with this. So now this decision itself could lead to a deadlock. कभी कभी हो सकता है ना, because multiple output files we got at same point of time. Let's suppose we are in a network and there are two computer or two process who are basically trying to send or trying to print some document at same point of time, and उनका request जो है वो भी same time पे आ गया. Now this is very difficult to decide कि किसको हम लोग first priority दे, किसको second priority दे. तो ये condition में क्या होगा, if two processes each filled up one half of available spooling space with the output, neither was finished producing its full output. In this case, we would have two processes that had each finished part but not all of other output and could not continue. Neither process will ever finish, so we would have a deadlock on the disk. क्योंकि दोनों प्रोसेस हाफ हाफ ही हुए, है ना. तो अभी क्या हो गया कि प्रिंटर के पास कोई एक फाइल हाफ प्रिंट हुआ है, दूसरा फाइल हाफ प्रिंट हुआ है, एंड नाउ वी हैव अ डेडलॉक सिचुएशन हियर. सो हाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट. सो नेक्स्ट आपको क्या बोला है, अटैकिंग होल्ड एंड वेट कंडीशन. मतलब यहाँ पे क्या होगा, इफ वी वांट टू प्रिवेंट अ प्रोसेस दैट होल्ड अ रिसोर्स
from waiting for more resource, we can eliminate a deadlock. Waiting में मत रखो किसी को. One way to achieve this goal is to require all process to request all their resource before starting the execution. ठीक है, मतलब अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वॉट एवर रिसोर्सेज यू रिक्वायर टू फिनिश अप योर प्रोसेस, देन ओनली यू स्टार्ट विद दैट प्रोसेस, एल्स यू पोस्टपोन योर प्रोसेस जब तक आपको सारे रिसोर्स मिल नहीं जाता. ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक रिसोर्स को होल्ड करके अभी वेटिंग मोड में चले गए हो दूसरा रिसोर्स मिलने तक. तो मैं क्या बोलूँगा, सपोज आपको सीडी प्लेयर और सीडी दोनों साथ में रिक्वायर्ड है, तो अगर आपको सिर्फ सीडी प्लेयर मिल रहा है और सीडी नहीं मिल रहा है, अब छोड़ दो, वेट करो जब तक आपको सीडी प्लेयर और सीडी दोनों साथ में मिले. अगर कोई एक ही मिल रहा है ना, तो हम लोग वो रिसोर्स को अक्वायर नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे वेटिंग मोड में नहीं जाएंगे. सो इफ एवरीथिंग इज अवेलेबल, the process will allocate it whatever it needs and can run to a completion. If one or more resources are busy, nothing will be allocated and the process will just wait. है ना, ये होगा. An immediate problem with this approach is that many processes do not know how many resources they will need until they have started the running. अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी कभी प्रोसेस को पता ही नहीं रहता है कि कितने रिसोर्सेज उनको रिक्वायर होंगे, तो वो टाइम पे वो कुछ नहीं कर सकते. तो इन फैक्ट इफ दे न्यू, द बैंकर्स एल्गोरिदम कुड बी यूज्ड, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था. अनदर प्रॉब्लम इज दैट रिसोर्स विल नॉट बी यूज्ड ऑप्टिमली with this approach. For an example, a process that reads the data from an input tape, analyze it for an hour and then write an output tape as well as plotting the result. मतलब प्लॉटर यूज किया अभी उसने, तो जब तक उसने प्रोसेस नहीं किया 1 घंटे तक, बाद में उसको पता चला कि उसको प्लॉटर की ज़रूरत है. तो जब वो अगर रीड करना चालू कर रहा है वही टाइम पे अगर प्लॉटर अगर इसको हम लोगों ने असाइन कर दिया, तो आप सोचो कि एटलीस्ट फॉर एन आवर ये प्रिंटर जो है वो तो वेस्ट होगा, वहाँ पे ही रहेगा. सो इफ ऑल रिसोर्सेज मस्ट बी रिक्वेस्टेड इन एडवांस, द प्रोसेस विल टाई अप द आउटपुट टेप ड्राइव एंड प्लॉट फॉर एन आवर, विच इज नॉट एट ऑल अ बेनिफिशियल वन, है ना. So mainframe batch system requires the user to list all the resources on the first line of each job. The system then pre-allocates all the resources immediately and does not release them until they are no longer needed by the job. है ना, ये होगा. While this method puts a burden on the programmer and wastes resources, it does prevent a deadlock. सो डेडलॉक तो प्रिवेंट हो गया, मतलब मैंने कोई प्रोसेस चालू किया, वो टाइम से मुझे पता है कि ओके मुझे यहाँ पे प्लॉटर लगेगा और प्रिंटर लगेगा, तो मैंने उसको बुक करके रख दिया है, या सिर्फ प्लॉटर लगेगा. तो अब क्या होगा, अगर मुझे 1 आवर अगर लग रहा है सब डेटा रीड करके, बाद में प्लॉटर यूज़ करके वहाँ पे मैं कुछ उसका हेल्प लूँगा, सो तब तक में क्या होगा, फॉर 1 आवर दिस रिसोर्स इज अ वेस्ट, क्योंकि वो वेटिंग मोड में है. सो डेडलॉक तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो रहा है, आपका रिसोर्स बहुत ज्यादा टाइम तक वेटिंग मोड में ही है. Now, next we have is a slightly different way to break up hold and wait condition is required a process requesting a resource to first temporarily release all the resources it currently holds and then try to get everything it needs at once. So this is something which is a better approach. कि आप एक चीज होल्ड करके रख रहे हो, दैट टाइम यू कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर द अदर. तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट यू रिलीज ऑल द रिसोर्सेज विच यू हैव एंड देन अगेन ट्राई टू अक्वायर वॉट एवर रिसोर्स यू वांट. सो उससे क्या होगा, वो वेटिंग मोड जो है ना, वो वेटिंग साइकिल जो है ना वो क्रिएट नहीं होगा. तो अगर आपके पास कोई रिसोर्स है और जैसे वी वांट 2 रिसोर्सेज, स्कैनर एंड प्रिंटर बोथ, so that I'll scan some document and then I'll print it immediately. तो अभी अगर मेरे पास प्रिंटर है, स्कैनर नहीं मिला है, तो मतलब जब तक डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं होगा तब तक प्रिंट नहीं होना है. सो अब मैं प्रिंटर लेके वेट करते बैठे, उससे बेटर मैं क्या करूंगा, आई विल रिलीज द प्रिंटर एंड देन आई विल ट्राई टू गेट द एक्सेस ऑफ प्रिंटर एंड स्कैनर बोथ. सो अगर कोई प्रोसेस जिसको अगर प्रिंटर की ज़रूरत थी, तो जब तक मुझे स्कैनर एंड प्रिंटर दोनों मिले तब तक में उसका काम हो जाएगा, है ना. सो ये बेसिकली आपको हेल्प करता है टू प्रिवेंट द डेडलॉक. नेक्स्ट वी हैव इज अटैकिंग
द नो प्रीएम्पशन कंडीशन, क्या बोला है? थर्ड कंडीशन, नो प्रीएम्पशन इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी इफ अ प्रोसेस हैज बीन असाइंड अ प्रिंटर is in the middle of printing its output, forcibly taking away the printer because needed a plotter is not available is tricky at best and it's impossible at worst. मतलब मेरा एक पूरा फाइल प्रिंट हो रहा था, लास्ट का हाफ पेज बचा था और तब आप मेरे पास से प्रिंटर वापस ले रहे हो, क्यों? बिकॉज मुझे प्लॉटर की भी जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो क्या बोला है, attacking a third condition if a process has been assigned a printer or it is in the middle of printing an output, मतलब ऑलमोस्ट सब हो गया है, आधा आउटपुट मेरा जनरेट हुआ है, आधा बाकी है ना, एंड फोर्सिबली टेकिंग अवे द प्रिंटर बिकॉज अ नीडेड प्लॉटर इज नॉट अवेलेबल। सो अभी ऐसा अगर हुआ तो आप ये नहीं कर सकते, दिस इज समथिंग रिक्वायर्ड, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरा आधा चीज आप प्रिंट करके छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि प्रिंटर जो मुझे रिक्वायर्ड था वो अवेलेबल नहीं है। सो हाउएवर सम रिसोर्स कैन बी virtualized to avoid this situation. A spooling printer output to a disk, allowing only a printer daemon access the real printer, eliminate deadlock involving printer. Although it creates a potential for deadlock over a disk space with a large disk through running out of disk space is unlikely. स्पूलिंग के लिए क्या होगा? अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर स्पूलिंग वाला जो मेरा डायरेक्टरी है वो अगर फुल हो गया ना तो फिर डेडलॉक हो सकता है। क्यों? बिकॉज जो भी प्रोसेसेस प्रिंटर डिमांड कर रहे थे वो सबके लिए उनका रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रहा था? स्पूलिंग वाले पार्ट में जा रहा था। अब स्पूलिंग वाला पार्ट अगर मेरा कहीं ना कहीं अगर फुल हो गया तो फिर ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि आपका बफर जो है, मतलब स्पूलिंग वाला पार्ट जो है वो फुल हो गया और उससे क्या होगा कि अभी ज्यादा लोग प्रिंटर का एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो स्पूलिंग क्रिएट अगर नहीं होगा तो वापस डेडलॉक क्रिएट होने के चांसेस है। लेकिन स्पूलिंग जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना वो आपका हार्ड डिस्क पे होता है। तो आप देखो कि नॉर्मली मेरा हार्ड डिस्क जो है वो जीबी में होता है, वन सॉरी टीबीज में होता है, 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट। तो उसके अंदर मेरा स्पूलिंग डायरेक्टरी जो है ना उसका साइज भी बड़ा हो सकता है। लाइक आप अगर कोई एक फोल्डर क्रिएट करते हैं अपने कंप्यूटर में तो आप जितने भी फाइल उसमें ऐड करेंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ कर रहा है, बराबर है। वो क्यों अलाउ कर रहा है? क्योंकि आपके पास उतना स्पेस है। लेकिन आपका हार्ड डिस्क पे अगर स्पेस अगर नहीं है ज़्यादा तो फिर आपको वो नया जो आपने फोल्डर क्रिएट किया है ना उसके अंदर भी आपको वो ज़्यादा स्पेस नहीं देगा। सो एग्जैक्टली सिमिलर वे जो हम लोग स्पूलिंग जॉब की बात कर रहे हैं ना वो स्पूलिंग जॉब में भी क्या होता है, हम लोग के पास ऐसे ही कोई ना कोई फोल्डर्स है, समझ लो। ठीक है, वी आर डन विद दिस लेक्चर, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एनी डाउट एनीवन? विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।